Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट CRPC, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन इरेगुलर प्रोसीडिंग। दौरान प्रोसीडिंग या कोई भी जज मैजिस्ट्रेट, कोई भी जज सिविल जज मैजिस्ट्रेट इन गुड फेथ ऐसी कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं अगर वो करता है जिसकी कानूनों से इजाज़त नहीं देता, जिसकी लॉ उसको परमिशन नहीं देता, इसके बावजूद भी वो इनको डन करता है, इन काम को करता है लेकिन इन गुड फेथ। तो ऐसी कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जिनको लॉ परमिट करता है, परमिशन देता है उस जज को, उस मैजिस्ट्रेट को कि आप ये प्रोसीडिंग कर सकते हैं, इनके ऊपर आपको कोई रोक नहीं होगी, इनके ऊपर आपको कोई रोक नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स भी हैं अगर जज वो प्रोसीडिंग्स करता है, वो काम करता है जिनकी लॉ उसको परमिशन नहीं देता, चाहे वो गलती में करता है, इन गुड फेथ करता है, अच्छी नीयत के साथ करता है, फिर भी लॉ उसको इजाज़त नहीं देता, तो लॉ ने कुछ नरमी रखी है, कुछ एक्सेप्शन दिए कि अगर ये काम आपसे गलती से हो जाए बट इन गुड फेथ, अच्छी नीयत में आप इन कामों को करते हो, आप ये प्रोसीडिंग्स करते हो, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी नीयत के अंदर कोई फतूर नहीं है, आपकी फितरत, आपकी नीयत बुरी नहीं है, आपने उनको सोसाइटी के लिए, जस्टिस के लिए, अपने ह्यूमन पर्पस के लिए उन काम को अंजाम दिया है, तो उन प्रोसीडिंग्स को विशिएट नहीं किया जाएगा। बट ये प्रोसीडिंग, ये केसेस अगर आप इनको चाहे गुड फेथ भी करते हो, अच्छी नीयत के साथ भी करते हो, तब भी इनको विशिएट किया जाएगा, इनको इलीगल इब्निशो इन लॉ करार दिया गया है। वो कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जिनकी लॉ किसी भी जज को परमिशन देता है बियॉन्ड द लॉ जाकर अगर आप वो काम करते हो इन गुड फेथ, तो वो आपके ऊपर कोई उनकी रोक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जिनके ऊपर लॉ किसी भी जज के ऊपर परमिशन, रोक लगाता है, जिन रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ये काम आप नहीं कर सकते। इसी लेक्चर्स को, इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल के रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। सेकेंडली, मेरे लेक्चर्स की जो फीस है उसको काइंडली ज़रूर पे किया करें। मुझे मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आती है, बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूँ। स्पेशली मैं उनका नाम लेकर तो नहीं कर सकता चूँकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं अपने इस चैनल से उनको मैसेज के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल के ऊपर जो लोग ये बताते हैं कि सर हम आपकी फ़ीस पे कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपका दिल से मशकूर हूँ। आप मेरी जो इतना आपने मुझे इज्जत दी, मान दिया और आप मेरी फ़ीस को पे कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप मेरी फ़ीस को ज़रूर पे किया करें। दरअसल ये फ़ीस मेरे लिए नहीं है, ना ही ये फ़ीस सोसाइटी के लिए, ये फ़ीस आपके अपने लिए। कैसे अपने लिए? मैं अगर कभी ज़िंदगी रही तो मैं इसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर अपलोड करूँगा कि इस फीस का आपको कैसे फ़ायदा है। बट मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज से 10 साल बाद हर वो शख्स जो मेरे लेक्चर्स को सुनता है और उसकी फ़ीस पे करता है, वो आज से ठीक 10 साल के बाद इस चीज़ को एडमिट करेगा कि हमने इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाया। तो मेरी फ़ीस को पे करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस कुछ यूँ है कि कम से कम फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप में मेरी फीस है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करनी है, किसी को भी, चाहे को मांग रहा है या नहीं मांग रहा। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प आप किसी को सलाम करके भी कर सकते हो, किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, किसी के पास चंद मिनट खड़े हो जाएं, उसकी बात सुन लें, ये भी काफ़ी है हेल्प के लिए। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर में। अपने जो नोट्स हैं वो नीचे लिंक इनका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पर जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन, इसके लिए आपको मुझे मैसेज करने की ज़रूरत कतई नहीं है, आपको अपना कीमती टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मैसेज करें कि आप हमें नोट सेंड करें। आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर वहाँ पर दिए गए लिंक को क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट, इनकी कोई कीमत नहीं है, कोई जुर्माना, हर्जाना, मुआवजा नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। इरेगुलर प्रोसीडिंग एंड विशिएशन, विशिएट करना किसी भी प्रोसीडिंग को। चूंकि CRPC एक कंप्रीहेंसिव कोड है लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, लॉ को डिटरमाइन करने के लिए, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, लॉ की प्रोसीडिंग को आगे फर्दर प्रोसीड करवाने के लिए, तो इसके अंदर हर चीज़ का वक्तन फवक्तन इसके अंदर अमेंडमेंट भी होती रहती है। तो तमाम लोगों के, जजेस के, पुलिस वालों के, ब्यूरोक्रेसी के, इसके अंदर कुछ इख्तियारात मेंशन हैं। इन स्पेशल लॉज भी हैं, बट ये एक्चुअल और बेसिक लॉ है CRPC किसी भी क्राइम को डील करने के लिए। अगर स्पेशल लॉ में या किसी भी और स्पेशल प्रोविजन में कोई ऐसा सेक्शन, ऐसी प्रोविजन नहीं दी गई, तो उस कानून को, उस कॉग्निजेंस को, उस एक्ट को जो प्रोसीड करवाया जाएगा बेसिक CRPC के थ्रू ही उसको प्रोसीड किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक बेसिक है लॉ की प्रोसीड, क्रिमिनल लॉ की प्रोसीडिंग के लिए। तो यहाँ पर कुछ इरेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स है। अगर जज उनको गुड फेथ में करता है तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं करता तो उनके ऊपर रोक होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, मुमानत होगी उनको अगर फर्दर प्रोसीड करने के लिए।
इसका जो रिलाय प्रोविजन है सेक्शन 5 to 9, 529 टू ऑनवर्ड, 532, 535 एंड 537 थ्रू 539 तक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। मीनिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, इसकी मीनिंग क्या है? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द इरेगुलरिटीज आर दोज जुडिशियल प्रोसीडिंग विच आर कैरिड ऑन इररिन्यूअसली बट इन गुड फेथ। इरेगुलरिटीज ऐसी जुडिशियल अदालती प्रोसीडिंग जिसके अंदर कोई गलती हो, कमी हो, कोताही हो, लेकिन इन गुड फेथ, बुराई में ना हो, किसी करप्शन के लिए, जोर जबरदस्ती के लिए, अनडू इन्फ्लुएंस के लिए, किसी और वजह से ना की गई हो, लेकिन गुड फेथ में की गई हो, उनके अंदर कोई कमी हो सकती है, कोताही, गलती, तो इसके ऊपर जो जुडिशरी को ये रिलैक्सेशन दी गई है, ये माफी दी गई है। ऑब्जेक्ट, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू सेफगार्ड द राइट ऑफ पार्टीज which suffer at the hand of the judicial forum to prevent endless litigation between the parties। जब तक पार्टीज के दरमियान में कोई लिटिगेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको अकॉर्डिंग लॉ चलाया जाएगा, उसके अंदर कोई कमी, कोताही, कोई खराबी नहीं होगी। तो इसका बेसिक जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वो पार्टीज को सिक्योर करना है कि किसी भी पार्टीज के खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर ना हो जिसकी अथॉरिटी ही कंपिटेंट नहीं है, जो अथॉरिटी इशू करने वाली है ऑर्डर को वो ही कंपिटेंट नहीं। तो बेसिकली पार्टीज का राइट और लाइबिलिटीज को डिटरमाइन किया जाता है इसमें। इरेगुलरिटीज का नीचे चार्ट मैंने मेंशन किया कि हु आर प्रोसीडिंग विच इज विशिएट एंड हु आर इज नॉट विशिएट। अच्छा, सबसे पहले विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, ऐसी इरेगुलरिटीज जो विशिएट नहीं हो सकती, जो खत्म नहीं हो सकती, जिनको सेटिसाइड नहीं किया जा सकता, जिनको इलीगल नहीं कहा जा सकता। इरेगुलरिटीज होंगी, कमियां कोताहियां उनमें होंगी, बट वो इलीगल नहीं होगी, उनको सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, उनको वहीं से टेकअप किया जाएगा जहां से उसको खत्म किया गया। कैसे और किस तरह से, ये मैं आपको आगे चलकर लेक्चर में बताता हूं। सबसे पहले जो इसका रिलाय सेक्शन है, जिनको विशिएट नहीं किया जाता, 528 सीआरपीसी 1898, प्रोवाइडेड दैट वेयर मजिस्ट्रेट नॉट empowered does any of acts specified in this section erroneously in good faith in proceeding will not be satisfied merely on the ground of he is not empowered। मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ताकत नहीं है, और इसके बावजूद वो ऑर्डर जारी कर देता है। फॉर एग्जांपल, जिना का केसेस जो है, इसके ऊपर चूंकि जिना की इसके ऊपर सेक्शन पीपी अप्लाई नहीं होता, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, कंप्लेंट के थ्रू इस केस को आगे प्रोसीड किया जाता है। तो इन फॉर्निकेशन, जिना के केसेस में, या कोई कपल जो इंटरकोर्स कर रहा है, कोई फॉर्निकेशन कर रहे हैं, तो इस दौरान में अगर कोई शख्स उनके खिलाफ प्रोसीडिंग करना चाहता है, लॉन्च करवाना चाहता है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर इसकी एप्लीकेशन देगा। बट जो एप्लीकेशन का बेस्ट फॉर्म है वो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब अगर थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन चली जाती है तो वो इंपावर ही नहीं है, वो इसको सुनने का मजाज ही नहीं है। लेकिन इन गुड फेथ आगे इस प्रोसीडिंग को प्रोसीड किया जाएगा। बट ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये नहीं कि जना के केस को थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट सुन सकता है इन गुड फेथ इरेगुलरिटीज में। नो, जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दी है कि इन गुड फेथ अगर वो इसको प्रोसीड करता है तो लॉ कहता है ठीक है, आपने जहां तक प्रोसीड कर लिया, अगर ये आपने इसके रूल्स और रेगुलेशन और जो कंडक्ट है इनको आपने परफेक्टली परफॉर्म किया है तो इसको सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, इसको यहीं से आगे टेकअप किया जाएगा। तो जो रेलिवेंट या कंसर्न मजिस्ट्रेट है सेक्शन 30 के तहत जिसके पास पावर है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। इंस्टांस ऑफ इरेगुलरिटीज नॉट अमाउंटिंग टू विशिएट, ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग है जो इरेगुलर तो होंगी लेकिन वो विशिएट नहीं की जाएंगी, उनको इब इनिशियो इन द आई ऑफ लॉ नहीं कहा जा सकता, उनको गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। वारंट ऑफ सर्च ऑफ अ हाउस, किसी हाउस के वारंट जारी करना, सर्च ऑफ हाउस ऑफ वारंट सस्पेक्टेड ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट्स फेल्स सेल ऑफ काउंटर पार्ट्स, स्टाम्प, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, कोइंस, इंस्ट्रूमेंट और एटसेट्रा एटसेट्रा। Purpose to keep deposit if issued by the magistrate not empowered under section 98 in an irregularity the proceeding take up will not be set aside of lack of power। अगर कुछ सर्च वारंट के लिए मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर जारी करता है किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, फॉल्स के लिए, किसी स्टोलन प्रॉपर्टी के, घर के सर्च वारंट या किसी ऑफिस दुकान के सर्च वारंट जारी करता है, बट उसके पास इसकी पावर नहीं है, उसके पास इख्तियारत नहीं है, तो अगर उसे वारंट सर्च वारंट इशू कर दिए हैं तो वो इलीगल नहीं होंगे, वो सेटिसाइड नहीं होंगे। उनसे आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो रेलिवेंट और कंसर्न मजिस्ट्रेट करेगा, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा। लेकिन उससे पहले जो उसने ऑर्डर जारी कर दिया वो इरेगुलर तो है लेकिन इलीगल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफेंस बाय पुलिस ऑफिसर, अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो 5 साल का है, जिसको वो सुन नहीं सकता, जिसकी वो इख्तियार समाअत नहीं रखता, इसके बावजूद वो पुलिस को उस मुकदमे के अंदर इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देता है
तो जो कि इरेगुलर तो है बट इग्निशन द आई ऑफ लॉ नहीं है, इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, उसको सेटिसाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, उससे आगे उसको फर्दर प्रोसीड करवाया जाएगा। जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, जिसके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है उसको सुनने का, तो वो उसको आगे फर्दर प्रोसीड करे। टू होल्ड इंक्वेस्ट, किसी इंक्वायरी को होल्ड करवाना, अगर मजिस्ट्रेट के पास ऐसे इख्तियार नहीं है, वो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है या सेकंड क्लास है और वो पावर, उस केस की इंक्वायरी की जो पावर है वो फर्स्ट क्लास के पास है, तो ऐसी सूरत में भी अगर वो ऑर्डर जारी करता है थर्ड क्लास या सेकंड क्लास, तो उसको सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, फर्दर प्रोसीड करवाया जाएगा। बट इन रेलिवेंट और कंसर्न मजिस्ट्रेट से जो इससे पहले उसने प्रोसीडिंग कर दी, वो इरेगुलर तो होंगी लेकिन सेटिसाइड नहीं होंगी, उनको खत्म नहीं किया जाएगा। उनसे आगे जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो इस प्रोसीडिंग को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। अक्यूज कमिट एन ऑफेंस आउटसाइड जुरिसडिक्शन, अगर एक मुलजम है वो एक मजिस्ट्रेट की इलाकाई हदूद से ही बाहर जुर्म करता है, तो उसके ऊपर केस अगर मजिस्ट्रेट चलाता है, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने चोरी की, चोरी उसे शेखुपुरा से की, उसके ऊपर केस मजिस्ट्रेट की अदालत लाहौर में चलाया जाता है। अब केस चल पड़ा, पता चला कि जी इसकी तो जुरिसडिक्शन ही नहीं बनती थी, ये तो शख्स इस जुरिसडिक्शन से ही बाहर का था, इस इलाके से ही बाहर का था, तो अब क्या किया जाएगा, जो उसका कंसर्न मजिस्ट्रेट है शेखुपुरे का, उसको केस रेफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रोसीडिंग इससे पहले हो चुकी है उसको सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, उसको इलीगल करार नहीं दिया जाएगा। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, अगर एक ऐसा जुर्म हुआ जिसके ऊपर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकता, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी जिना की, फॉर्निकेशन की, इंटरकोर्स की, तो अगर थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पास उसके पास इख्तियारात ही नहीं है उसका कॉग्निजेंस लेने के और उसके पास कंप्लेन आती है और उसको आगे प्रोसीड कर लेता है, लेकिन बाद में कोई पार्टी ऑब्जेक्शन करती है कि माय लॉर्ड आपके पास ये इख्तियारात नहीं है इस केस को सुनने के, आप थर्ड क्लास है, ये फर्स्ट क्लास का काम है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। अच्छा, एक और चीज अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है, फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास, तो ये कोई मजिस्ट्रेट, ये हमारी आम सोसाइटी में यार तू थर्ड क्लास है, तो ये गाली, यहां पर इसकी क्लासेस हैं, डिवाइडेशन है कि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है पहले दर्जे का, ये दूसरे दर्जे का और ये तीसरे दर्जे का, तो इनकी डिवाइडेशन है। तो अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये कोई गाल, तो ये गाली नहीं है, ये एक डिवाइडेशन है जिसके अंदर लॉ डिवाइड करता है फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को और थर्ड क्लास को। तो ये थर्ड क्लास को हमने इन सेंस इसको डिवाइड कर दिया है। आ जाए तो ये डिवाइडेशन है, इसके अंदर कोई ममानत नहीं है, इसके अंदर ये गाली नहीं है। तो अगर कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार थर्ड क्लास को है ही नहीं और वो ले लेता है, प्रोसीडिंग को लॉन्च करवा देता है, बट जब पता चले कि इसके पास तो इख्तियार समाअत ही नहीं है, तो उसके बाद उस केस को रेफर किया जाएगा उस जज के पास जो इख्तियार समाअत रखता है, जो कॉग्निजेंस लेने की अथॉरिटी रखता है। तो जो उससे पहले प्रोसीडिंग होगी उसको विशिएट नहीं किया जाएगा, उसको सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, उससे आगे टेकअप किया जाएगा, उसके आगे उसको प्रोसीड किया जाएगा। टू ट्रांसफर अ केस, अगर एक मजिस्ट्रेट के पास, एक जज के पास केस को ट्रांसफर करने का इख्तियार ही नहीं, केस को ट्रांसफर करने का इख्तियार ही नहीं है, लेकिन वो उस केस को ट्रांसफर कर देता है, तो इस दौरान भी जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो उससे आगे फर्दर केस को प्रोसीड करवा सकता है। टेंडर ऑफ पर्डन, सजा माफ करने का इख्तियार अगर किसी के पास नहीं है, वो सजा माफ करता है, तो ये इलीगल नहीं होगा, सेटिसाइड नहीं होगा। इसके बाद वाला जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, जो मुतलका मजिस्ट्रेट है, जिसके पास इख्तियार है टेंडर ऑफ पर्डन का, वो इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल करना, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को जब्त करना, कुर्की करना, नीलाम करना प्रॉपर्टी को, अगर उसका इख्तियार नहीं है मजिस्ट्रेट के पास, प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा अमाउंट की है और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, थर्ड क्लास वाले ने, सेकंड क्लास वाले ने, लेकिन ये कॉग्निजेंस बनता था, ये इख्तियार समाअत बनती थी फर्स्ट क्लास की, तो इस दौरान भी उस जो केस की जो प्रोसीडिंग इससे पहले हो चुकी है उसको विशिएट नहीं किया जाएगा, उसको सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, उससे आगे फर्दर उसको प्रोसीड किया जाएगा, टेकअप किया जाएगा। जो कंसर्न और रेलिवेंट और जो फिट मजिस्ट्रेट है जिसकी इख्तियार समाअत बनती है उसके थ्रू उस केस को आगे प्रोसीड करवाया जाएगा। विड्रॉल एंड ट्रायल के दौरान कोई ऐसा काम हो जाना जो उसके पास इख्तियार समाअत ही नहीं है, या केस को विड्रॉ करवाना, अगर इसका भी इख्तियार समाअत मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, तो ये विशिएट नहीं होगा, सेटिसाइड नहीं होगा, इससे आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा कंसर्न मजिस्ट्रेट से जो इख्तियार समाअत रखता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी इरेगुलरिटी विच विशिएट प्रोसीडिंग, ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग है जो जहां पर इरेगुलरिटीज हो जाए तो वो उनको विशिएट कर दिया जाएगा, उनको सेटिसाइड कर दिया जाएगा, इलीगल करार दिया जाएगा। इससे ऊपर जो मैंने बताई, इन प्रोसीडिंग्स के अंदर विशिएट नहीं होगा, सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, उसको आगे फर्दर प्रोसीड करवाया जाएगा, उससे आगे टेकअप किया जाएगा। लेकिन अभी जो मैं जिक्र करूंगा, जो बताऊंगा, इनके अंदर अगर कोई ऐसी इरेगुलरिटीज कमिट होती हैं कोर्ट की तरफ से जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, तो वो प्रोसीडिंग जो इससे पहले हो चुकी है, जिसको इससे पहले किया गया, वो भी सेटिसाइड हो जाएगी, उनको भी विशिएट कर दिया जाएगा। ये रिलायंस सेक्शन है 530 इंस्टांस ऑफ इरेगुलरिटीज लीडिंग ऑफ इलीगलिटीज। Attachment and sale of property. Attachment and sale of property in case not authorized under the order of attachment of property under section 88 belonging to the abscond
and such order is issued by him shall have no force, will be illegal and void. अगर कोई abscond हो गया है, कोई इश्तिहारी हो गया है, कोई भाग गया, केस में नहीं आ रहा, केस में पेश नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में उसकी जो प्रॉपर्टी को सेल करना, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, ये कंसर्न मजिस्ट्रेट का ही काम है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, या जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, या जिसके पास इख्तियार समात है। अगर उससे लोअर रैंक का, उससे इंफीरियर रैंक का कोई मजिस्ट्रेट करता है तो ये जो प्रोसीडिंग है ये वॉइड होगी और इलीगल होगी, सेटिसाइड कर दी जाएगी। ऐसी प्रोसीडिंग को दोबारा से लॉन्च किया जाएगा, असर नो, नए सिरे से इनको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। इश्यूज ऑफ सर्च वारंट, इफ मजिस्ट्रेट विदाउट स्पेशल पावर इशू अ सर्च वारंट ऑफ एन आइटम ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, लेटर पार्सल इन पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, टेलीग्राफ ऑफिस, एनीथिंग डन बाय हिम बिहाफ शैल बी इलीगलिटीज एंड देन ऑर्डर शैल हैव नो फोर्स। वारंट इशू करता है किसी कॉरस्पॉन्डिंग के, मुशाहबत डॉक्यूमेंट्स के, किसी लेटर के, पार्सल ऑफ पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राफ ऑफिस, तो ये जो प्रोसीडिंग है इसको भी विशिएट किया जाएगा, इसको भी इलीगल करार दिया जाएगा और इसको नए सिरे से जो कंसर्न मजिस्ट्रेट जो इख्तियार समात रखता है उसके पास इसको भिजवाया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ पीस, a magistrate who has not specially empowered in this behalf is not competent to demand security of keeping in peace maintained section 106. Order shall be devoid of any force is legalities. अगर मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए, अमन के लिए कोई ऐसी सिक्योरिटी लेता है, ऐसा बाउंड लेता है और वो इख्तियार समात नहीं रखता उस केस की, तो इस दौरान भी जो केस है वो विशिएट हो जाएगा, उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और स्टार्ट से नए सिरे से केस को स्टार्ट किया जाएगा जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है जो इख्तियार समात रखता है उसकी तरफ से। सेफ गार्ड ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर के लिए अगर कोई ऐसा माइनर केसेस के अंदर मुजरम आए तो उनसे जनरली कोर्ट सिक्योरिटी ले लेती है कि ठीक है जी, हमें डाउट है कि आप दोबारा से लड़ाई झगड़ा ना करें तो आप अपनी सिक्योरिटी सबमिट करवा दें, 1 लाख 2 लाख का चेक या कोई भी ऐसी अटैच करवा दे सिक्योरिटी। तो ऐसी सूरत में अगर मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार समात ही नहीं है उस केस का और वो सिक्योरिटी ले लेता है तो वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उस प्रोसीडिंग को सेटिसाइड कर दिया जाएगा, इलीगल कर दिया जाएगा और नए सिरे से उस प्रोसीडिंग को लॉन्च किया जाएगा जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन ऑफ गुड बिहेवियर, किसी शख्स को गुड बिहेवियर पर डिस्चार्ज करना, अगर मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार समात ही नहीं है, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है, गुड बिहेवियर के ऊपर डिस्चार्ज करना है डिकेटी के मुलजम को, तो ऐसी सूरत में जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है अगर थर्ड क्लास को डिस्चार्ज करता है तो उस प्रोसीडिंग को विशिएट किया जाएगा, इलीगल किया जाएगा और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वही इस प्रोसीडिंग को आगे डिस्चार्ज कर सकता है, इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता है। तो जो इन्फीरियर मजिस्ट्रेट ने, लोअर रैंक के मजिस्ट्रेट ने वो प्रोसीडिंग की है वो इलीगल करार हो जाएंगी, वो इलीगल करार दी जाएंगी और उनकी कोई अहमियत नहीं होगी। कैंसिलेशन ऑफ बाउंड, बाउंड की कैंसिलेशन के अंदर भी जो प्रोसीडिंग है वो भी इलीगल होगी और इसको असर नो, इख्तियार समात जिसके पास मजिस्ट्रेट के पास होगा, जिस जज के पास होगा वही इसको स्टार्ट करेगा। इरिडिक्शन ऑफ न्यूसेंस, अगर कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा उसका किला कमा करना है, उसको ख़त्म करना है, तो ये भी जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है जो इख्तियार समात रखता है उस केस की हद तक, उस कॉग्निजेंस की हद तक, उस नोइसेंस की हद तक, जिस तरह का वो दंगा फसाद है, जिस तरह का वो लड़ाई झगड़ा है, तो वही मजिस्ट्रेट इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर उससे छोटे रैंक का मजिस्ट्रेट लेगा तो उसकी प्रोसीडिंग भी सेटिसाइड होगी। टू प्रिवेंट नोइसेंस, किसी लड़ाई झगड़े से, फसाद से मना करना, इसके ऊपर भी कंसर्न मजिस्ट्रेट जो इख्तियार समात रखता है वही ऐसा एक्शन ले सकता है। जो इन्फीरियर मजिस्ट्रेट होगा अगर वो एक्शन लेता भी है तो उसके एक्शन को सेटिसाइड किया जाएगा, इलीगल करार दिया जा सकता है। टेम्पोरेरी ऑर्डर इन अर्जेंसी, अर्जेंसी बेस के ऊपर को टेम्पोरेरी ऑर्डर जारी करना, ये भी जो मजिस्ट्रेट इम्पावर होगा जो इख्तियार समात रखता है वही ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है। जो इन्फीरियर मजिस्ट्रेट अगर ऐसा कोई ऑर्डर जारी करता है तो उस ऑर्डर को भी सेटिसाइड कर दिया जाएगा। मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर, मेकिंग ऑफ ऑर्डर, ऐसा मेकिंग ऑफ ऑर्डर को ऑर्डर बनाना, magistrate cannot pass any order unless the area where the dispute arise lie within his jurisdiction. If he does so, his order is void. अगर जहां पर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो एरिया उस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आता है तभी मजिस्ट्रेट वहां पर कॉग्निजेंस ले सकता है, उस डिस्प्यूट की इख्तियार समात कर सकता है। अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो मजिस्ट्रेट उसकी इख्तियार समात नहीं कर सकता और ना ही उसके ऊपर कोई ऑर्डर बनाएगा। अगर कोई ऐसा ऑर्डर बनाता है तो वो वाइड होगा। कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 के तहत अगर मजिस्ट्रेट कोई कॉग्निजेंस लेता है, 190 के तहत जो कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास है और अगर यहाँ पर थर्ड क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर कोई कॉग्निजेंस लेते हैं तो वो वाइड होंगे इब इनिशियो इन द आई ऑफ लॉ। पासिंग द सेंटेंस अंडर सेक्शन 349, अगर 349 के तहत कोई सेंटेंस को सज़ा पास की जाती है, दी जाती है, तो वहाँ पर भी जो कंसर्न मजिस्ट्रेट जो इख्तियार समात रखता है सिर्फ उसी का ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। अगर उससे कम दर्जे का कोई मजिस्ट्रेट सेकंड या थर्ड क्लास करता है तो वो इब इनिशियो होगा, वाइड होगा। कॉलिंग अंडर केस, किसी केस को अपने इन्फीरियर मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अपने जो इन्फीरियर मजिस्ट्रेट है फर्स्ट थर्ड क्लास उससे कोई केस की फाइल मंगवाता है, कोई केस के डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है और अगर उसके पास इख्तियार समात ही नहीं है तो इसको भी सेटिसाइड किया जाएगा और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं होगा सेकंड क्लास को वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाने के जो उसने मंगवाए हैं, चूँकि वो इसकी पावर ही नहीं रखता, वो इसकी ताकत ही नहीं रखता उन डॉक्यूमेंट्स को वो मंगवा सके। रिवीजन ऑफ एन ऑर्डर
अपने ऑर्डर्स को रिवीजन करने के लिए भी मजिस्ट्रेट का एम्पावर होना ज़रूरी है। अगर वो एम्पावर नहीं है तो वो अगर कोई ऐसा ऑर्डर जारी करता है रिवीजन के लिए तो वो सेटिसाइड होगा। ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर का ट्रायल करने के लिए भी कैटेगरीज हैं। ये किस कैटेगरीज के अंदर जो ऑफेंडर है उसका ट्रायल कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा। अगर ट्रायल की कैटेगरी बन रही है फर्स्ट क्लास की तो उसका ट्रायल जो है सेकंड क्लास या थर्ड क्लास नहीं कर सकता। अगर वो करेंगे तो जो उनकी प्रोसीडिंग है वो इबनेशो इन द आई ऑफ लॉ होगी, वो सेटिसाइड कर दी जाएगी, इलीगल करार दी जाएगी। समरी ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर, समरी ट्रायल के लिए भी वही जो डेजिग्नेशन हैं वही प्रोसीजर है कि उसके लिए भी मजिस्ट्रेट का या जज का अथॉराइज होना ज़रूरी है। डिस्पोजल ऑफ अपील, अपील को निपटाने के लिए भी मजिस्ट्रेट का अथॉराइज्ड होना, मजिस्ट्रेट का एम्पावर होना ज़रूरी है। अगर वो मजिस्ट्रेट कंसर्न नहीं, अथॉरिटी नहीं रखता, पावर नहीं रखता तो उसकी प्रोसीडिंग को सेटिसाइड किया जाएगा और उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग इससे पहले की गई वो इलीगल इन द आई ऑफ लॉ करार दी जाएंगी। प्रोसीडिंग इनिशिएट इन वर्किंग फॉरम, सेक्शन 531 relate to the proceeding in wrong place and cause default as to the local jurisdiction of the court any proceeding uphold or decision or order passed by such court lacking jurisdiction is not to be set aside unless failure of the justice is occurred। अगर कोई प्रोसीडिंग किसी रॉन्ग फॉरम के ऊपर लाइक जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट की नहीं बनती थी, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, इलाकाई हदूद नहीं बनती थी, फिर भी उसके पास अप्लाई कर दिया, उसके पास प्रोसीड करवा लिया, उसके बाद इनिशिएट करवा लिया, तो वो बेसिक जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये कि वो सेटिसाइड नहीं होगा। हाँ, उसके बाद जब पता चला कि ये तो इसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, इस कोर्ट के पास तो इख्तियार समाअत ही नहीं है, तो ये तो इख्तियार समाअत ही अपर कोर्ट के पास है। तो जब अपर कोर्ट के पास जाएंगे तो जहां तक प्रोसीडिंग हो चुकी है, अगर वो प्रोसीडिंग इन रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक हुई है, उसके अंदर कोई लैक ऑफ लॉ नहीं है, उसके अंदर कोई लॉ की कमी कोताही है, कोई और खराबी नहीं है, अकॉर्डिंग कानूनी हुई है, बट सिर्फ उसकी इख्तियार समाअत नहीं बनती थी, उसकी हदूद नहीं बनती थी, उसकी इलाकाई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, तो जब सुपीरियर कोर्ट उस केस को होल्ड करेगी, उस केस को थामेगी, तो वहीं से टेकअप करेगी जहां से इंफीरियर कोर्ट ने छोड़ा है। तो जो मेंशन है यहाँ पर, इनके अलावा कोई भी केस अगर आप रॉन्ग फॉरम के ऊपर लेकर जाते हो तो वहां से ही वो प्रोसीड करवाए जाएंगे, उनकी जो प्रोसीडिंग है उनको सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, ये एक जनरल रूल है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूडिंग रिमार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को शेयर जरूर किया करें अपनी तमाम सोशल सर्कल्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।